नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की दुनिया में, जहां हर कहानी आपकी रूह तक कांप उठा देती है। यहां हम सुनाते हैं वो खौफनाक किस्से जो अंधेरे में गूंजते हैं, वो डरावनी सच्चाइयां जिनसे लोग आज भी कांप जाते हैं। तो अगर आपको भी डर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। यह है कंकालगढ़, आखिरी रेलवे स्टेशन, जहां पटरियों के बगल में मुर्दा घाट है। रात 12:30 बजे जब हड्डियां खटकाता बूढ़ा चौकीदार बाबूलाल ड्यूटी पर आता है तो एक रहस्यमय ट्रेन आती है। यह ट्रेन यात्रियों को अंतिम पड़ाव तक ले जाती है। क्या बाबूलाल अपनी खटखटी हड्डियों के रहस्य से आपको बचा पाएगा? सुनिए कंकालगढ़ का डरावना सच। यह नाम किसी ने यूं ही नहीं रखा था। कंकालगढ़ सचमुच एक गढ़ था, लेकिन हड्डियों और खामोशी का। देश के नक्शे पर यह आखिरी रेलवे स्टेशन था, जिसके ठीक बगल में एक विशाल सदियों पुराना श्मशान घाट और मुर्दा घाट फैला हुआ था। कहते थे कि रात के वक्त हवा में राख की गंध और दबी हुई चीखों की फुसफुसाहटें तैरती हैं। कंकालगढ़ स्टेशन पर कोई भी रेल कर्मचारी टिकता नहीं था। ज्यादातर लोग पहली रात ही भाग जाते या फिर अजीबोगरीब घटनाओं का हवाला देकर तुरंत तबादला ट्रांसफर करवा लेते। किसी को सफेद साड़ी में पटरियों पर दौड़ती परछाई दिखती तो किसी को स्टेशन की बेंच पर चुपचाप बैठे भूतिया यात्री। यह स्टेशन नौकरी करने वालों के लिए एक अभिशाप था। लेकिन इन सब के बीच स्टेशन का चौकीदार बाबूलाल पिछले 20 सालों से अपनी ड्यूटी पर अटल था। बाबूलाल की उम्र 80 के पार थी। उसकी चमड़ी ढीली पड़ चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो रात के तेल के दिए की रोशनी में और भी भयानक दिखती थीं। बाबूलाल का शरीर मानो हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। वह जब भी चलता, उसके जोर जोर से एक अजीब सूखी खटखट की आवाज आती थी, जैसे भीतर कोई कंकाल ताल दे रहा हो। रात की खामोशी में यह खटकने की आवाज किसी भी नए यात्री या स्टाफ मेंबर की रूह कंपाने के लिए काफी थी। लोग कहते थे कि बाबूलाल का शरीर नहीं, बल्कि मुर्दा घाट की हवा में लिपटी हुई कोई आत्मा चलती है, इसीलिए उसकी हड्डियां खटकती हैं। बाबूलाल हिम्मत और ईमानदारी का प्रतीक था। इतना बूढ़ा और डिटेल होने के बावजूद वह अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता था। उसने कई बार तबादला करवाने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि इस स्टेशन को किसी चौकीदार की जरूरत है, वरना यहां यात्रियों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। वह जानता था कि लोग डरते हैं, इसलिए वह खुद यहां डट कर खड़ा रहा। उस रात स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमावस्या की रात थी और बाहर हवा तेज चल रही थी, जिससे मुर्दा घाट के सूखे पत्तों की सरसराहट किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। केवल एक ही ट्रेन आने वाली थी, आखिरी सवारी गाड़ी, जो रात के 12:30 पर कंकालगढ़ से गुजरती थी। इस ट्रेन में भी गिने चुने यात्री होते थे, जो मजबूरी में ही इस रास्ते से जाते थे। प्लेटफॉर्म पर 4 यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। एक युवा जोड़ा, जो शायद कहीं से भागकर आया था, अपने सामान पर सिर झुकाए बैठा था। एक व्यापारी, जिसका चेहरा थकान से भरा था, बार बार घड़ी देख रहा था। और एक अकेली बुजुर्ग महिला, जो अपने कंबल में लिपटी हुई थी और जिसकी आंखें लगातार मुर्दा घाट की तरफ देख रही थीं। तभी खटखट खटखट की आवाज आई। बाबूलाल अपनी लालटेन लिए पटरियों के किनारे से चलता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा था। उसकी हड्डियों की खटखटाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। युवा जोड़े ने डर कर एक दूसरे को देखा। व्यापारी ने बेचैनी से सिगरेट निकाली और अकेली महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस आवाज को सुनना ही नहीं चाहती हो। बाबूलाल ने प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपनी सूखी धीमी आवाज में कहा, रात गहरी है, मुर्दा घाट जाग रहा है, अपनी जगह से हिलना मत। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। लेकिन उस माहौल में उसकी यह बात किसी डरावनी पहेली से कम नहीं थी। बाबूलाल की चेतावनी के बाद प्लेटफॉर्म पर तनाव और बढ़ गया। बाबूलाल अपनी खटखट करती चाल से स्टेशन की छोटी सी टिकट खिड़की के पास जाकर बैठ गया। उसकी लालटेन की रोशनी में उसका झुर्रीदार चेहरा किसी प्राचीन पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। रात के ठीक 12:10 हुए थे। ट्रेन आने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। अचानक एक अजीबोगरीब घटना हुई। मुर्दा घाट की तरफ से एक हल्की सी नीली रोशनी
स्टेशन की तरफ बढ़ती दिखाई दी। यह कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई दिख रही थी। रोशनी के साथ ही ठंडी हवा का एक झोंका प्लेटफॉर्म से गुजरा, जिससे लालटेनें एक पल के लिए बुझने के कगार पर आ गईं। युवा जोड़े में से लड़का, जिसका नाम अमन था, घबराकर अपनी प्रेमिका प्रिया के कान में फुसफुसाया। यह क्या था? प्रिया ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए था। व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, खड़ा हो गया और उसने बाबूलाल की तरफ देखा। चौकीदार साहब, वो रोशनी कैसी है? उधर क्या है? बाबूलाल ने अपनी आंखें खोली, जो तेल के दिए की तरह पीली और थकी हुई थीं। उसने एक लंबी सूखी खांसी ली, जिससे उसकी छाती की हड्डियां भी खटकीं। वह मुर्दा घाट की ज्वाला है बाबू। कभी कभी अंधेरी रात में वो अपनी पुरानी बातें याद करती है। ध्यान मत दो। रमेश को बाबूलाल के जवाब से कोई तसल्ली नहीं मिली। वह स्टेशन छोड़ने की सोच ही रहा था कि उसकी नजर कोने में बैठी अकेली बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह महिला, जिसका नाम सावित्री देवी था, अपने कंबल को कसकर पकड़े हुए थी। उसके माथे पर चंदन का लेप लगा था, लेकिन अब वह लेप पसीने और डर से धुंधला हो गया था। तभी प्रिया ने डर से चीख मारी और अमन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। देखो अमन, वहां। सभी की निगाहें उस तरफ गईं जहां प्रिया इशारा कर रही थी। मुर्दा घाट की चार दीवारी के ठीक बाहर अंधेरे में एक लंबी पतली परछाई खड़ी थी। वह किसी इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि एक विकृत और अस्थिर आकृति थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर बनी कोई लंबी दरार ऊपर की ओर खड़ी हो गई हो। रमेश ने बाबूलाल को आवाज दी, चौकीदार, वो कौन है? बाबूलाल उठा। उसकी हड्डियां पहले से ज्यादा जोर से खटखट कर रही थीं। वह अपनी लालटेन लेकर परछाई की तरफ बढ़ने लगा। कोई नहीं है साहब, रात को मुर्दा घाट के मेहमान यूं ही घूमने निकल आते हैं। डरना मत। जैसे ही बाबूलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया, उस परछाई ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ सरकना शुरू कर दिया। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वह इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि एक ही पल में वह स्टेशन के करीब पहुंच गई। ठीक उसी वक्त दूर से ट्रेन के इंजन की एक धीमी लेकिन बेहद दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह कंकालगढ़ स्टेशन पर आने वाली आखिरी सवारी गाड़ी थी। बाबूलाल रुका और उसने उस परछाई को देखा। परछाई अचानक रुकी और मुर्दा घाट के अंधेरे में वापस समा गई, मानो वह जानती हो कि बाबूलाल एक सीमा से आगे नहीं जाएगा। सावित्री देवी ने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और जोर से जय बजरंग बली का जाप किया। ट्रेन की हॉर्न की आवाज अब साफ हो गई थी। बाबूलाल अपनी जगह पर वापस आकर खड़ा हो गया। उसने पटरी पर आंखें गड़ाए हुए धीमी आवाज में कहा, यात्री आ रहे हैं, उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। रात के 12:30 हुए। दूर से आ रही ट्रेन की आवाज अब एक भयानक गर्जना में बदल चुकी थी। इंजन की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और कंकालगढ़ स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन ने एक लंबी कर्कश सीटी बजाई, जिसकी आवाज मुर्दा घाट की दीवारों से टकराकर वापस गूंज उठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन एक अजीब खामोशी के साथ। सामान्यतः ट्रेन के रुकने पर दरवाजे खुलने की खटखटाहट, लोगों के उतरने चढ़ने का शोर होता है, पर यहां सब कुछ शांत था। इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा, जो हमेशा खाली रहता था, वह सीधा मुर्दा घाट के सामने रुका था। अमन और प्रिया अपने डर को दबाते हुए अपने डिब्बे की तरफ बढ़े। रमेश भी जल्दी से अपना सामान उठाकर उनके पीछे हो लिया। सावित्री देवी ने जाप करते हुए बाबूलाल से धीमी आवाज में पूछा, बाबूलाल, आज ट्रेन इतनी खामोश क्यों है और यात्री क्यों नहीं उतर रहे? बाबूलाल की आंखें अभी भी पटरियों पर जमी थीं। उसकी खटखट अब तेज हो गई थी, मानो वह खुद भी बेचैन हो। ये आखिरी ट्रेन है माई, यहां से कम ही लोग उतरते हैं, और जो छरहते हैं उनकी किस्मत खराब होती है। इतना सुनते ही सावित्री देवी कांप उठी। अमन और प्रिया ने डिब्बे में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें गले में अटक गईं। डिब्बे में कोई रोशनी नहीं थी, केवल इमरजेंसी लैंप की फीकी पीली रोशनी जल रही थी। डिब्बे में पहले से ही कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन वे सब अजीब तरह से शांत थे। वे न तो बात कर रहे थे, न हिल रहे थे। उनके चेहरे साए की तरह लग रहे थे और उन्होंने अमन और प्रिया की तरफ देखा तक नहीं। रमेश भी डिब्बे में घुसा और घबरा गया।
उसे लगा कि वह किसी चलती हुई शव यात्रा में आ गया है। उसने दरवाजे की तरफ वापस मुड़ना चाहा, लेकिन अचानक एक धक्का लगा और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। यह क्या हो रहा है? रमेश चिल्लाया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। बाहर प्लेटफॉर्म पर बाबूलाल अपनी लालटेन लेकर इंजन की तरफ बढ़ा। लोको पायलट का केबिन भी अंधेरे में डूबा था। बाबूलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी। पायलट साहब, कंकालगढ़ स्टेशन है, हरी झंडी का इंतजार करें। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बाबूलाल ने फिर दस्तक दी, लेकिन इस बार उसने ध्यान दिया कि इंजन से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न हवा का दबाव, न मशीनरी की घरघराहट। इंजन पूरी तरह से शांत था, जैसे वह लकड़ी का एक विशाल डिब्बा हो। अचानक इंजन के शीशे के भीतर बाबूलाल को एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीमी गति से हिली और बाबूलाल ने देखा कि वह लोको पायलट की सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन बाबूलाल को लगा कि उसने परछाई की आंखों में एक अजीब चमकती हुई लालिमा देखी। बाबूलाल की पुरानी हड्डियां तेजी से खटखट कर उठीं। इतने में आखिरी डिब्बे, जो मुर्दा घाट के सामने रुका था, से एक भयानक गुर्राहट की आवाज आई। वह गुर्राहट किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी गहरे अंधेरे कुएं में से आती हुई आवाज थी। सावित्री देवी, जो अभी भी बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं, ने आंखें बंद कर लीं। अंदर डिब्बे में अमन ने देखा कि उनके ठीक सामने बैठी एक औरत का सिर धीरे धीरे मुद्द रहा था। जब वह सिर पूरी तरह से मुद्द गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि उस औरत के चेहरे पर आंखें नहीं थीं, केवल दो गहरे खाली गड्ढे थे। और फिर बिना किसी हॉर्न, बिना किसी संकेत के ट्रेन ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी चाल में कोई त्वरण, एक्सेलरेशन नहीं था, बस एक सतत धीमी सरकन थी। बाबूलाल चिल्लाया, रुको, हरी झंडी नहीं दी गई है। वह पटरियों के किनारे दौड़ने लगा। उसकी हड्डियां खटखट खटखट की आवाज कर रही थीं, जैसे वह खुद ट्रेन की चाल में फंसा हुआ कोई भूत हो। ट्रेन तेजी से गति पकड़ने लगी और आखिरी डिब्बे से फिर वही भयानक गुर्राहट सुनाई दी, मानो किसी शिकार को दबोचा जा रहा हो। बाबूलाल दौड़ता रहा, लेकिन ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। प्लेटफॉर्म पर अब केवल सन्नाटा था और बाबूलाल की थकी हुई खटकती हुई हड्डियां और मुर्दा घाट से आती राख और चीखों की हल्की भयानक गंध। ट्रेन जा चुकी थी। कंकालगढ़ स्टेशन पर एक बार फिर गहरा सन्नाटा छा गया था, जिसे केवल बाबूलाल की हड्डियों की खटखट और मुर्दा घाट से आती सड़ी गली हवा की सरसराहट ही भंग कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर अब केवल दो लोग बचे थे, चौकीदार बाबूलाल और भयभीत सावित्री देवी। सावित्री देवी ने कांपते हुए अपने कंबल को और कस लिया। उन्होंने बाबूलाल की तरफ देखा, जो अब भी उस दिशा में घूर रहा था जिधर ट्रेन गुम हुई थी। बाबूलाल, वो कैसी ट्रेन थी? वे यात्री, क्या वो जीवित थे? सावित्री देवी की आवाज में भय के मारे थरथराहट थी। बाबूलाल ने धीरे से अपनी लालटेन जमीन पर रखी। उसकी खटखट वाली चाल थम गई थी, लेकिन उसके शरीर के भीतर से अब भी कभी कभी एक धीमी सूखी खट की आवाज आ जाती थी। कुछ जीवित थे माई, और कुछ नहीं। बाबूलाल की आवाज अब और भी धीमी और रहस्यमय थी। वो ट्रेन हर अमावस्या की रात को आती है। वह यहां से यात्रियों को ले जाती है, हमेशा के लिए। सावित्री देवी के माथे का चंदन अब आंसुओं और पसीने से पूरी तरह धुल चुका था। क्या तुम जानते थे कि ऐसा होगा? तुमने उन्हें क्यों जाने दिया? बाबूलाल ने अपनी सूखी हथेली से अपनी आंखें मली। मैं जानता था माई, इसीलिए मैं यहां नौकरी करता हूं। कोई और नहीं टिकता यहां। ये मेरी जा कह लो या ड्यूटी। तभी स्टेशन के कोने में रखी पुरानी लोहे की बेंच पर एक चीज चमकती दिखाई दी। बाबूलाल ने अपनी खटखती चाल से जाकर उस चीज को उठाया। वह रमेश, उस व्यापारी का बटुआ था। बटुए के साथ ही ट्रेन का एक कटा हुआ टिकट भी पड़ीडा था। टिकट पर गंतव्य, डेस्टिनेशन की जगह पर लिखा था अंतिम पड़ाव। बाबूलाल ने बटुए को अपनी जेब में रखा। यह ट्रेन खाली नहीं जाती माई, बाबूलाल ने कहा। मुर्दा घाट के मेहमान हर रात इंतजार करते हैं। वो उन्हें खींचते हैं। जो यात्री कमजोर दिल के होते हैं या जिनके मन में पाप होता है, वो आसानी से उनके शिकार बन जाते हैं। इस स्टेशन का असली गार्ड मैं नहीं, वो मुर्दा घाट है।
लेकिन तुमने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सावित्री देवी लगभग चीख उठी। बाबूलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक पुरानी भूली हुई पिद्धा झलक रही थी। 20 साल पहले माई, उसने धीमी फटी हुई आवाज में कहा। जब मैं पहली बार यहां आया था, मैं भी जवान और हिम्मत वाला था। एक रात, ठीक ऐसी ही अमावस्या की रात थी। मेरी पत्नी और मेरी बेटी आखिरी ट्रेन में सवार हुए थे। मैं उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बाबूलाल की आंखें भर आईं। अगले दिन मुझे केवल उनकी चूड़ियां पटरियों पर मिली थीं। तब मुझे पता चला कि यह कंकालगढ़ क्या है। यह बस एक स्टेशन नहीं है, यह मुर्दा घाट की भूख शांत करने का एक जरिया है। बाबूलाल ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी हड्डियों की खटखट अब उसकी धड़ाकन जैसी लग रही थी। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेन की तरफ कदम बढ़ाया, एक ठंडी अदृश्य शक्ति ने मुझे झकड़ा लिया और मेरे शरीर की हर हड्डी को मरोड़ दिया। मैं बच गया, लेकिन मेरी हड्डियां अब इसी दर्द में खटकती हैं, हर रात उस ट्रेन को याद करती हैं। सावित्री देवी ने अब बाबूलाल को डर की बजाय दया की दृष्टि से देखा। वह बूढ़ा चौकीदार असल में एक कैदी था, अपने अतीत का कैदी, इस स्टेशन का कैदी। मैं हर रात इसीलिए यहां रहता हूं माई, बाबूलाल ने अपनी बात पूरी की, ताकि मैं उस ट्रेन को पहचान सकूं, मैं कमजोर लोगों को चेतावनी दे सकूं, और शायद कभी किसी दिन मैं किसी को बचा सकूं। तभी मुर्दा घाट की तरफ से एक हल्की रोने की आवाज आई, जो हवा में घुल मिल गई। वह आवाज रमेश, अमन या प्रिया की हो सकती थी। बाबूलाल ने अपनी लालटेन उठाई और अपनी खटखट करती हुई चाल से टिकट खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। अब सुबह होने वाली है माई, तुम्हें यहां से निकलना होगा। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे आएगी। ये असली ट्रेन होगी। रात अपने अंतिम पहर में थी, लेकिन कंकालगढ़ की रहस्यमय गतिविधियां अभी थमी नहीं थीं। बाबूलाल के अतीत का खुलासा सुनकर सावित्री देवी सदमे में थीं। उनकी आंखें उस चौकीदार पर टिकी थीं, जिसकी हड्डियों की खटखटाहट अब उसकी 20 साल पुरानी पिद्दा की दास्तान बन चुकी थी। बाबूलाल ने धीरे से अपनी पुरानी डायरी बंद की और उसमें आखिरी प्रविष्टि की। हर बार जब वह अपनी कलम को कागज पर रखता, तो उसकी कलाई की हड्डी खट से आवाज करती थी, मानो वह उन दुर्भाग्यशाली यात्रियों के नाम पर मुहर लगा रहा हो जो अंतिम पड़ाव के टिकट पर सवार हुए थे। तभी मुर्दा घाट की तरफ से एक और आवाज आई। इस बार यह किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज थी, जो पटरियों के कंकड़ पत्थरों से रगड़ खाती हुई स्टेशन की तरफ बरह रही थी। यह आवाज इतनी वास्तविक थी कि सावित्री देवी कांप उठी। घबराओ मत माई, बाबूलाल ने अपनी खटकती लालटेन उठाई। मुर्दा घाट अपना काम पूरा कर रहा है। वह अपनी भेंट को समेट रहा है। सुबह होने तक वह सब शांत हो जाएगा। बाबूलाल हिम्मत और ईमानदारी का परिचय देते हुए अपनी खटखट करती चाल से प्लेटफॉर्म के किनारे, जहां से मुर्दा घाट की दीवार शुरू होती थी, वहां पहुंचा। वहां लालटेन की रोशनी में पटरियों के किनारे कुछ गीली भूरी चीज दिखाई दी, मानव अवशेषों की तरह बिखरी हुई, लेकिन विकृत और अजीब। ये उस भयानक ट्रेन के यात्रियों की निशानी थी। बाबूलाल ने धीमी थकी हुई आवाज में बुदबुदाया, मेरी ड्यूटी है यहां रहना। वह उन अवशेषों को देखता रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी स्वीकार्यता थी। ठीक उसी पल पूरब की क्षितिज होराइजन पर एक हल्की नारंगी रेखा उभरनी शुरू हुई। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और जैसे ही पहली किरण ने स्टेशन को छुआ, मुर्दा घाट की तरफ की नीली रोशनी, घसीटने की आवाज और हवा में राख की गंध अचानक बंद हो गई। बाबूलाल की हड्डियों की खटखट भी धीमी पड़ दियाज गई, जैसे दिन की रोशनी में कंकालगढ़ का रहस्य सो गया हो। बाबूलाल प्लेटफॉर्म पर वापस आया। अब वह थोड़ा सीधा खद्देहा था। उसकी खटकन लगभग खत्म हो चुकी थी। हाँ माई, बाबूलाल ने कहा, कंकालगढ़ दिन में शांत रहता है। यहां के मेहमान दिन में छिप जाते हैं, लेकिन रात में यह स्टेशन फिर से जाग उठता है। ठीक 4:50 पर दूर से एक और हॉर्न की आवाज आई। यह आवाज साफ, तेज और सामान्य थी, किसी असली ट्रेन की। बाबूलाल ने सावित्री देवी की तरफ देखा। जाओ माई, अगली ट्रेन आ रही है, यह तुम्हें बचाकर ले जाएगी। सावित्री देवी ने बाबूलाल को अंतिम बार देखा।
उन्होंने समझ लिया था कि यह चौकीदार बाबूलाल केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि कंकालगढ़ स्टेशन का हृदय है, एक टूटी हुई हड्डी जो हर रात अपने दर्द से दूसरों को बचाने की कोशिश करती है। सुबह 5 बजे की ट्रेन कंकालगढ़ स्टेशन पर रुकी। यह एक साधारण आवाज करती हुई ट्रेन थी। सावित्री देवी ने ट्रेन में चढ़ने से पहले मुद्दा कर बाबूलाल को देखा। बाबूलाल वहीं टिकट खिड़की के पास खद्दा था। उसका चेहरा सुबह की रोशनी में अब केवल एक थका हुआ ईमानदार चौकीदार लग रहा था। सावित्री देवी कुछ कह न सकी, लेकिन उन्होंने चुपचाप बाबूलाल को प्रणाम किया और ट्रेन में चढ़ गईं। ट्रेन चल पड़ी। सावित्री देवी ने अपनी खिड़की से देखा। स्टेशन पर अब भी बाबूलाल खड़ीधा था। उसकी खटकती हड्डियां अब शांत थीं, इंतजार में अगली अमावस्या की रात का। कंकालगढ़ का रहस्य मुर्दा घाट के बगल में उस बूढ़े ईमानदार चौकीदार बाबूलाल की हड्डियों की खटखट में हमेशा के लिए दफन था।